थियोसोफिकल सोसाइटी। देखिए बाबू, चूँकि देखिए यही बात नहीं था कि केवल हम लोग जो भारतीय थे ना वही सुधार में लगे थे, वही भारत सेवा मतलब भारतीय दर्शन से प्रेरित थे। क्या हुआ है कि इसमें आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे विदेशी लोग भी हमारे भारतीय दर्शन से बहुत क्या हुए हैं, प्रेरित हुए हैं, उनको अच्छा ही दर्शन लगा हुआ है। तो अपना अपना एक क्या हुआ है बाबू कि मतलब एक संस्था की स्थापना किए हैं इसके बारे में, इसके प्रचार के बारे में, समझे ना बात। क्योंकि हम लोग धार्मिक सुधार पढ़ रहे हैं, ये भी धर्म से रिलेटेड है बात ना। देखिए इसका नाम क्या है, थियोसोफिकल सोसाइटी। नहीं तो आपको समझ में आ रही है कि थियोसोफिकल सोसाइटी नाम है तो ये भारतीय तो नेम है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें वो किसी कोई विदेशी जो है वो इसका स्थापना किया होगा, कोई भारतीय तो इसका स्थापना किए नहीं है। भारतीय तो स्थापना किए हैं ब्रह्म समाज, चूँकि भारतीय दर्शन से है, नहीं भारतीय नाम भी लग रहा है प्रार्थना समाज, लेकिन ये तो आपको भारतीय लग नहीं रहे हैं। इसके मतलब क्या है कि हमारे दर्शन से कहीं ना कहीं विदेशी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना बात। तो अब हम देखते हैं कि ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी होता है इसका गठन कहाँ होता है, स्थापना किसने किया, बात ना कहाँ किया, क्या उद्देश्य था इसका, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज ना। देखिए तो हम लोग देखते हैं स्थापना, नाम है विदेशी तो स्थापना भी हुआ कहाँ, इसका विदेश में हुआ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ है, तो पूछेगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आप बताइएगा न्यूयॉर्क में 1875 में। कब किया गया है, संस्थापक कौन है इनका, तो मैडम ब्लावत्स्की, विदेशी महिला हैं ये। और इनको भारतीय दर्शन इतना क्या हुआ कि भारतीय दर्शन से इतनी प्रभावित हुई बात ना कि उस दर्शन को समझने के लिए एक संस्था स्थापित कर दी, उसके प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित कर दी। नहीं तो ये कौन सी महिला होती है, तो रूसी महिला होती है। कहाँ की महिला होती हैं, रूसी महिला होती है, ठीक ना। और इनके साथ एक और आदमी है जो सेना के कर्नल हैं, MS अलकाट। ये भी क्या होते हैं, विदेशी होते हैं। अलकाट भी नाम आपको विदेशी ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी भारतीय दर्शन से प्रभावित थे। नहीं और ये कहाँ के होते हैं, USA के होते हैं, मतलब अमेरिका के होते हैं। ये बस सुने आप लोग। देखिए अब देखिए क्या था कि सबसे पहले यह स्थापना हुआ था न्यूयॉर्क में, तो जाहिर सी बात है कि विदेश मतलब इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में होगा, पता ना। लेकिन चूंकि चीज़ कहाँ का है, भारत का है, भारतीय दर्शन पर वो लिखना है, भारतीय दर्शन को समझना है तो भारत आना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा। नहीं तो भारत में प्रथम बार इसका मुख्यालय कहाँ बनता है, 1879 में कहाँ बनता है वो, तो बम्बई में। नहीं अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अब तो अब यहाँ तो ये राष्ट्रीय हो गया, भारत चूँकि भारत का चीज़ है तो भारत में रहना जरूरी है। अब इसको फैलाना है पूरे, चूँकि ये दर्शन क्या था बढ़िया इन लोगों को लगा तो सोचा लोग बढ़िया चीज़ है इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए, पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनता है कहाँ, वो अडयार मद्रास में, जिसको अभी हम लोग चेन्नई बोलते हैं ना। और ये कब बनता है, 1882 में। अब यहाँ से क्या होगा कि देश विदेश चारों तरफ क्या होगा, वो इसका प्रचार होगा, इसके बारे में बताया जाएगा कि नहीं भारतीय दर्शन है बढ़िया चीज़ है, समझ ना बात। अब देखिए विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय धर्म एवं दर्शन का प्रोत्साहन। नहीं ये लोग बुद्धिजीवी थे ना, बुद्धिजीवी क्या होता है, जिनके पास बुद्धि होता है ना बात। तो अब बताइए तो बुद्धिजीवी जो होंगे वही ना इसके बारे में जानेंगे, वही ना सब लोग को बताएंगे। तो देखिए किसका प्रोत्साहन, ये लोग किसका प्रोत्साहन दे रहे थे, भारतीय दर्शन को, भारतीय धर्म को प्रोत्साहन दे रहे थे। नहीं दर्शन बढ़िया है, आप लोग समझिए इसके बारे में ना। देखिए अब देखिए कुछ विचारधाराएं होंगे, आप जब तक किसी का विचारधारा से नहीं समझिएगा और वो विचारधारा आपको अच्छा नहीं लगेगा तब तक आप उसके अनुयायी नहीं बन सकते हैं। तो किसी भी धर्म हो या कोई भी पंथ हो, उसको जानने के लिए उसका विचारधारा क्या है, वो मानव के अनुरूप है कि नहीं है, बढ़िया विचारधारा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ जानना जरूरी होता है। तो देखिए विचारधारा क्या था, ये लोग हिंदू धर्म से प्रभावित थे, हिंदू धर्म से ये लोग क्या थे, पहला प्रभावित थे। आत्मा के अमरता में विश्वास था इन लोगों को। नहीं आत्मा अमर है, और बाबू है क्या है, नहीं आत्मा अमर है ना। जैसे बढ़िया आप कार्य करते हो तो आपकी आत्मा अमर हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो आत्मा क्या है, अजय है और अमर है, ठीक ना। ये वैदिक परंपरा होगा, इसमें बहुत ही डीप की चीज़ है, बहुत ही गहरी चीज़ है ये, ठीक ना। इतनी आसानी से इसको समझना क्या है वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक ना। आत्मा के अमरता में विश्वास था कि आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है इसमें भी विश्वास था। इसको साइंस भी मानता है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसा घटना हुआ है, ठीक ना, पुनर्जन्म की घटना, समझ ना बात। चलिए कर्म का सिद्धांत, और देखो अब हम लोग बोलते हैं हमारा धर्म शुरू से ही कहता है क्या, कर्म, वेद क्या होता है, कर्म को प्रधान मानता है।
अगर गीता जैसा दर्शन कोई नहीं है, गीता का दर्शन उठा कर देखिए तो वो भी क्या करता है, कर्म की चिंता कीजिए फल की चिंता, मतलब वो भी कर्म सिद्धांत को मानता है। और ये क्या है, देव के मुखों से वो निकली हुई बाणी है, बताना। फिर जितने आप धर्म उठा कर देखिएगा सब कहीं ना कहीं नकल है, बताना। पंथ है सब, क्या है, पंथ है उसी को, बताना। जैसे देखिए अहिंसा परमो धर्म, तो हम लोग बोलते हैं कि अहिंसा, बताना, हिंसा मत कीजिए, अहिंसा, बताना। तो ये तो सबसे पहले जब हम मानते हैं कि सबसे पुरातन स्मृतियों में क्या है कि मतलब ग्रंथों में वेद है, तो सबसे पहले वेद बोला था, ये है ना बात, समझे ना बात आप लोग। तो ये सारे चीज़ ये लोग देखे बोले कि जितने ये विचारधाराएं हैं, जितने ये धर्म बने हुए, सब तो इन्हीं लोग से लिया हुआ है, इन्हीं लोग के दर्शन का चीज़ है, नहीं, बताना। इससे क्या हो गया, ये लोग प्रभावित हो गए क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे व्यक्ति थे बाबू, बताना। देखिए बाल विवाह, कन्या हत्या का विरोध, और ये हमारे समाज में सबसे कुरीतियों में बाबू क्या था, ये बाल विवाह था और कन्या हत्या था, जो बाबू हम बार बार बता रहे हैं कि ये तो हद तक बंद हो गया है, लेकिन ये बंद नहीं हुआ है, हुआ है बंद, ये बंद हुआ है कन्या हत्या, नहीं ना। कन्या हत्या का मतलब क्या समझते हैं आप, कि कन्या जन्म ली उसको मार दिया गया, जन्म लेने कहाँ दिया जा रहा है यार, सोचने वाली बात है। जन्म लेती तो चलो मर्डर केस वो FIR हो जाता है, जन्म लेने से पहले उनको उड़ा दिया जा रहा है ना। बार बार बोल रहे हैं कि जो धरती पर आ गई हैं ये कन्याएं ना, उनकी वो भाग बहुत बढ़िया है कि वो आ गई हैं, धरती देख ली, धरती ऐसा है, न जाने इनकी प्रजाति कितने आए बिना ही बाबू धरती के आबो हवा के बिना ही चली जाती है। तो ये अभी बाबू कृति बाबू दूर नहीं हुआ है ना बात। कितना भी कानून बना इस पर, बहुत सारे कानून है, बहुत खतरनाक कानून बना हुआ, नहीं कानून केवल कागजी बन गया, नहीं, बाकी हम सब जिम्मेवार हैं। ऐसी बात नहीं कि एक आदमी जिम्मेवार है, इसका सब जिम्मेवार हैं हम, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों मिलकर बराबरी का इसमें क्या है कि सबको बाबू क्या चाहिए, बेटा चाहिए, बताना। बेटियां जानते हो, सब लोग सोचते हैं कि पैदा तो करना चाहते हैं सब लोग बेटा, ये बेचारी बाबू बेटे की ललक में बेटियां पैदा हो जाती है कि नहीं बात, खुद सोचिए। कोई नहीं चाहता है, स्त्री हो पुरुष सब चाहता है कि नहीं, बताना, हमको बेटे हो, हमको बेटे हो, बताना। तो जिम्मेवार क्या है वो, सब लोग है, बराबर का वो क्या है, इसमें जिम्मेवारी सब लोग पास है नहीं। देखिए अब देखिए जब ये होता है बाबू, तो आप लोग दे रहे हैं कि मैडम वलावस्की क्या होता है कि इसको वो स्थापना करती हैं। इसमें नया मोड़ कब आता है कि जब इसमें आती हैं एनी बेसेंट, जो हमारे इतिहास के बहुत प्रसिद्ध चेहरा हैं। स्वतंत्रता संग्राम में आप देखिएगा कि इनका भूमिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत प्रसिद्ध क्या है बाबू, इनसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध चेहरा है ये एनी बेसेंट, ठीक ना। चलिए आप देखिए एनी बेसेंट, देखिए ये कौन सी महिला थी, तो रूसी महिला थी, और ये कौन सी महिला थी, तो आयरिश महिला थी। कौन सी महिला थी, आयरिश मतलब आयरलैंड की थी, क्या की थी। ये भी हमारे भारतीय दर्शन से क्या थी, बहुत प्रभावित थी। क्या थी बाबू, बहुत प्रभावित थी, तभी ना इस पंथ में आ गई है, तभी ना यहाँ से। अब क्या होता है कि इन्हें माँ बसंती कहकर भारतीय लोग पुकारते थे उस समय, क्या कहते थे, माँ बसंती। एनी बेसेंट कोई नहीं कहता था, इनका तो नाम है विदेशी। महिला चाहे वो विदेश की हो या किसी, वो माँ तो माँ है, नहीं, मातृत्व की क्षमता सब में है कि नहीं बात। सब क्या है, धरती की माँ ही है सब, है ना बात समझे ना आप लोग। तो इनको हम भारतीय जो छोटे छोटे लोग थे वो क्या कहते थे, माँ बसंती। और जो बड़े नेता थे जैसे गांधी उन्दी जी, इनको बसंती देवी कहते थे, क्या कहते थे, बस समझे ना। और चूंकि इनका नाम बसंती उपनाम दिया गया है, मतलब होगा क्या वो कि ये बहुत निर्मल कोमल हृदय की महिलाएं होंगी, नहीं, बहुत बढ़िया महिलाएं होंगी, तभी इतना बढ़िया नामकरण किया गया बसंती। नहीं, बसंत ऋतु होता है ना, और काफ़ी क्या होता है वो बढ़िया ऋतु माना जाता है उसको, तो काफ़ी ये बढ़िया व्यक्ति होंगी, है ना बात। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि 1888 में थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य इंग्लैंड में बनी। ये कहाँ बनती हैं, इंग्लैंड में बनती हैं। कब बाबू, 1888 में। और जब ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेती है तो वहाँ जब कर्तव्य देखती हैं कि इनका हो स्वामी विवेकानंद का, तो और ज़्यादा ये क्या होती है, प्रेरित हो जाती है कि भाई सही में भारतीय दर्शन है। नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो क्या कि जब विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था उस समय पूरे वर्ल्ड के बाबू जो क्या थे, मनीषी थे, वो इनके आगे क्या हो गए थे, नतमस्तक हो चुके थे। आप लोग पढ़े ना स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन, समझ ना बात। और ये प्रभावित होती हैं, और बाबू क्या होता है, जब आप जितने प्रभावित होते जाइएगा उतना ही गहराई में चलते चले जाइएगा, और बाबू उतना ही उसके बारे में आपका ज्ञान अच्छा होते चला जाएगा। देखिए अब क्या होता है कि 1898 में अब तो बाबू खाली ये सब घूमने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं ना,
हम आपसे प्रेरित है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, हम आपसे प्रभावित हैं, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या होता है कि उस प्रभाव से प्रभावित होकर समाज के लिए कल्याण करना, मेन तो कार्य ये होता है ना बात। और सबसे किसी समाज या किसी राष्ट्र का निर्माण करना है तो क्या कर दीजिए, वहाँ शिक्षा का अलग जगा दीजिए, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, राष्ट्र क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। नहीं, और किसी भी राष्ट्र को विकसित करना है तो वहाँ कुछ मत कीजिए, उस राष्ट्र को प्रत्येक आदमी को शिक्षित करने का वो मतलब शिक्षा का अलग जला दीजिए, वो राष्ट्र क्या होता है, वो डेवलप हो जाएगा। ना वो फ्री का राशन देना पड़ेगा आपको, ना फ्री का मकान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जब दिमाग आएगा तो वो सारी चीज़ क्या कर लेगा आप, है ना बात। और किसी भी राष्ट्र का निर्माण वो शिक्षा ही है, क्या है, शिक्षा ही है, समझ ना बात। तो अब ये देखिए क्या कि भारतीय वो क्या था उस समय, देखो तो गांधी जी जब थे, नहीं, उस समय क्या था कि सारे लोग अनपढ़ थे अधिकतर। भारत क्या था, आज तो लिटरेसी क्या है 90% है ना, कम से कम उस समय 90% इलिटरेसी था, मतलब अनपढ़ लोग थे। और उन अनपढ़ लोग को गांधी जी ने नहीं अपने तरफ मोड़कर और इन अंग्रेजों को अहिंसा के बल पर नहीं भगा दिए, है कि नहीं बात। खुद सोचिए, आज आप लोग गांधी को गाली देते हैं, बहुत लोग गाली देते हैं गांधी जी को, नहीं, आज आपको हिंसा खराब लग रही है, तो गांधी जी राक्षस थे क्या उस समय, वो नहीं ना, वो भी आदमी थे, वो तो और महान आदमी थे बाबू, उनको भगवान की दर्जा मिली हुई है कि नहीं बात। आज आप कहते हो कि नहीं तोड़ फोड़ हो रहा है, बहुत खराब चीज़ हो रहा है, तो भाई ऐसे ही तो उस समय भी उन लोगों को भी तो दया होता होगा कि नहीं भाई तोड़ फोड़ मत करो। असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने बंद कर दिया, चोरी चोरी घटना घट गया, तो नहीं बंद कर दिए थे ना, सिपाही भी मारे गए थे, तो वो भी पसाड़ थोड़े थे। आप जब इतने 2 टके के आदमी हो, इतनी बड़ी बड़ी भाषण देते हो, तो वो क्या थे, ब्रह्मांड थे, वो तो नक्षत्र थे, बात ना। उनके पास ज्ञान की क्षमता कितनी होगी, असीमित थी, अपरिमित थी, नहीं कि जो आदमी विदाउट हाथ में एक हथियार लिए हुए इतने बड़े बड़े क्रांति कर दिए, हाथ में बिना कोई हथियार लिए हुए। गांधी जी को कभी देखे हो तलवार लिए, गांधी जी को कभी देखे हैं बंदूक लिए हुए, आए तो लाठी से बाबू तो अब तुम भी मार दोगे उनको, वो तो सहारा के लिए लाठी लिए हुए थे। आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या चलोगे ऐसे, वो तो बूढ़े हो गए तो लाठी लिए थे भाई, बुढ़ापा में तो सब लोग लेके चलेंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े क्रांति कर दिए कि नहीं, 17 से लेके 47 तक, 1917 से लेके बाबू यही गांधी काल है कि नहीं बात, समझे ना बात आप लोग। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ कि केवल बाबू किसी चीज़ को फॉलो करने से नहीं होता है, आप कर्म कीजिए। ये नहीं कि बड़का बड़का बात बोलिए कि भाई हम बहुत प्रभावित थे, यहाँ बहुत बढ़िया दर्शन है, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आप भूखे मर रहे हैं तो हम छोड़ दे रहे हैं, ये तो करने से कुछ होता नहीं है, पता ना। अब क्या हुआ कि इनको वो दिमाग में आया कि क्यों नहीं यहाँ के लोग को शिक्षित कर किया जाए, क्यों नहीं, बात ना। ये जो दर्शन है, इस दर्शन को उस समाज में सब लोग को बताया जाए, समाज के सामने रखा जाए, तो उसको रखने के लिए एक ही उपाय था, शिक्षा। कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक क्या होगा बाबू, इसके बारे में समझ। भैंस के आगे बिन बजाए भैंस करे पगुराई, कतनो बिन बजा लो भैंस को, वो बात सुनेगी, कतनो धुन बजा लो, ज़्यादा खिंचेगा तो दूध ढाई देवो करेंगी। अब मिजाज सोचेगा मैं बिना बजा भूला जाएगा, है ना बात। मतलब मूर्ख से तर्क नहीं करना चाहिए, मूर्ख से तर्क करोगे तो ढाई आ देगा वो, है ना बात। तो अब क्या होता है कि 1898 वाराणसी में काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह से जमीन प्राप्त करती हैं घर बनाने के लिए। घर का कमी था, ये तो आयरिश थी, इनके पास घर का कमी था, घर बनाने के लिए नहीं, कॉलेज स्कूल खोलने के लिए ना, देखिएगा। और जब बाबू इनको ज़मीन मिलता है तो प्रभु नारायण सिंह से, किससे बाबू, प्रभु नारायण सिंह से, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, सेंट्रल केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना करती हैं, जो बाद में जाकर क्या होता है, BHU बनता है। क्या बनता है। जब अब उधर से फिर क्या होता है कि मदन मोहन मालवीय भी जो रहते हैं, ये भी सोचते हैं बाबू कि यहाँ धर्म की प्रचार हो, हमारे दर्शन को लोग जाने, यहाँ के लोग शिक्षित हो, ये भी एक कॉलेज खोलने के चक्कर में रहते हैं। तो इनकी भेंट होती है किनसे बाबू, एनिमेशन से। और दोनों का व्यू क्या होता है, शिक्षा को अलग जगाना। तो मिलते हैं लोग, और इन्हीं के प्रयास में ये जो सेंट्रल
हिंदू कॉलेज है ये 1916 में क्या होता है अब कि BHU के रूप में बन जाता है। नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, समझ ना बात। चलिए, अब किन किन के प्रयासों से आबू, तो पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के प्रयास से, ठीक ना। तो ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज आ जाएगा, कौन किए थे, एनी बेसेंट की थी उसको, लेकिन जब ये आ गए तो दोनों आदमी किए हैं इसका, ना। अब ये 1907 में कर्नल ऑक्टाट क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और अध्यक्ष कौन बन जाती है, अब एनी बेसेंट बन जाती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बन जाती है वो, ठीक ना। बात समझ आप लोग। चलिए, अब हम आते हैं, अब इतना तो काम हो गया, शिक्षा का काम होने लगा। फिर ये बाबू एक होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। नहीं, होम रूल लीग की स्थापना कौन करती हैं, एनी बेसेंट। और याद रखिएगा, दो गो होम रूल लीग है, इसका बाल गंगाधर तिलक भी किए हैं, ठीक ना। तो देखिए, मद्रास वाला किनका है, इनका है बाबू, इथी वाला महाराष्ट्र वाला किनका होगा, तब तिलक जी का होगा, ठीक ना। देखिए, तो एनी बेसेंट नहीं 1914 में करती है। कब करती हैं आप, तो पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने। कहीं कहीं ऑप्शन आता है एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि दोनों आदमी किए थे, ठीक ना। समझ ना बात, इनका मद्रास क्षेत्र था तो उनका महाराष्ट्र क्षेत्र था, समझ ना बात। याद रहेगा ना आप लोग को। देखिए, अब क्या होता है कि ये इतनी बाबू क्या होते हैं कि प्रखर महिला होती हैं, वक्ता होती हैं, मतलब विदुषी भी होती हैं, और क्या होता है वो नेत्री भी होती हैं, ठीक ना। तो इनको भारतीय 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। नहीं, कब बाबू, 1917 में। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनती हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त होता है। प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव इनको, किनको, एनी बेसेंट को। कब बाबू, 17 में। किस अधिवेशन में। उसके बाद कौन महिला बनती है, तो सरोजिनी नायडू बनती है 1925 में कानपुर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, नोट कर लीजिए आप लोग, अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। अध्यक्ष बनती हैं, नोट कर लिया आप लोग। और इन्हें प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव, महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त होता है। तब पूछेगा क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ये बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में, और ये बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। समझ ना बात आप लोग, क्लियर। मेरा दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय महिला प्रथम पूछ देगा तो सरोजिनी नायडू, अब प्रथम महिला पूछ देगा तो एनी बेसेंट। नहीं, चलिए अब देखिए फिर क्या होता है कि बाबू आप भी बूढ़े होते हो, नहीं मन आपका भी उचटता है, आप भी ऐसे ही थोड़े रहोगे। देख रहे हो धूल फाँकते फाँकते ये मेहनत कर रही हैं, लोग क्या कर रही हैं। अब बताइए, मूर्ख को शिक्षा देना सबसे बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। जब बाबू जहाँ की जनता पूरे मूर्खे थी उस समय, इलिटरेट थी, उनको शिक्षित करने का बेड़ा कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी कर्म होगा उस समय, है कि नहीं बात। जो पढ़ाई छोड़ दिया है, छोड़ कर रोड पर घूम रहा है, उसे पढ़ाने की कोशिश आप करके देख लीजिएगा, आपको मार थप्पड़ पीट देगा वो, 10 गो तर्क दे देगा, तर्क ऐसा ऐसा दे देगा ना कि आपका दिमाग का काम नहीं करेगा, कि वो मूर्ख है कि नहीं बात। बार बार बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति से तर्क नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाएगा। मूर्ख का काम होता है कि हंसुआ का विवाह होगा ना आबू तो खुरपी का गीत गाएगा वो। इसलिए बार बार बोलते हैं कि पढ़िए, मनन कीजिए, आप लोग खूब बढ़िया से किताब पढ़िए, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़िए, जो ये किताब का है ना, मतलब हार्ड कॉपी है ना, इस यूनिवर्सिटी से पढ़िए, बढ़िया बढ़िया किताब पढ़िए, है कि नहीं बात। देखिए अब क्या है आबू, आप भी बहुत थकते हो, आपकी भी बुढ़ापा आएगी, ये भी धीरे 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 देखो 1924 आ गया है। कब आगे, क्या साल कौन चल रहा है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन का अध्यक्ष गांधी जी होते हैं। और याद रखिए लोग, मात्र ये बेलगांव ही अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, नहीं। और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस थे, समझ ना बात। तो ये क्या है, वो अध्यक्ष,
इसमें कौन अध्यक्षता करते हैं बाबू? गांधी जी करते हैं। लिख लीजिए आप लोग कि बाबू यही एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने हैं बेलगांव अधिवेशन 1924। नहीं, और इस अधिवेशन में क्या होता है कि ये बेचारी जाती हैं और राजनीति से क्या होती हैं? संन्यास ले लेती हैं कि अब राजनीतिक गतिविधियों में हम नहीं रहेंगे। बात ना समझे बात? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं क्या कि जब ये होम रूल लीग की स्थापना की थी उस समय अपने विचार कैसे निकालती थी? तो कॉमनवेल इनका लिखा हुआ किताब है। क्या है? कॉमनवेल। पत्रिकाएं हैं, किताब नहीं है, पत्रिकाएं हैं। और बाबू न्यू इंडिया, ये 2 पत्रिकाएं हैं। इनका प्रकाशन कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। और ये साप्ताहिक थे। ये क्या थे? साप्ताहिक पत्रिका थे। साप्ताहिक, दैनिक नहीं थे, साप्ताहिक पत्रिका थे। और इसमें अपने विचारों को वो लोग निकालती थी लोग ना। ये कैसे पत्रिका थे? साप्ताहिक। भाषा क्या थी इनकी? अंग्रेजी। क्या भाषा थी? अंग्रेजी। पूछेगा भाषा कौन सी थी तो क्या बताइएगा? अंग्रेजी भाषा थी। है ना बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बाबू? अब आपसे पूछेगा क्या कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था तो क्या बताइए? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अपटाट ने। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। कब? तो 1875 में। क्लियर? और इन्हीं से रिलेटेड है कौन? एनी बेसेंट। बाद में आएगी एनी बेसेंट। नहीं, अब उस समय मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क था। बाद में मुख्यालय कहाँ बना था इनका? बम्बई में बना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ बना है? तो अडयार मद्रास में। नहीं, अब बाबू इन लोगों का क्या था? तो ये भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर इनकी स्थापना किए थे लोग। ये लोग ना विचारधारा में आप लोग देखिए रहे, ये सारे विचारधारा है ठीक ना। इसको ध्यान पर रखा जाता है, लिखने में काम करेंगे। आप देखिए क्या होता है? यहाँ से देखिए एनी बेसेंट आती है। कौन आती है? यहाँ से एनी बेसेंट आती हैं। ये रूसी महिला होती हैं ब्लावत्स्की, तो ये आयरिश महिला होती हैं। ये भी बड़ी क्या होता है वो इस धर्म से क्या होती है? दर्शन से वो प्रभावित हुई रहती हैं। और इन्होंने क्या होता है वो कि भारतीय लोग जो है इनको माँ बसंती बोलते हैं। इनके हृदय कोमल हृदय के कारण, इनके अच्छाई के कारण। और बड़े बड़े नेता जो होते हैं क्या बोलते हैं इनसे? जो बड़े होते हैं बसंती देवी बोलते हैं ना। अब देखिए क्या होता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ ज्वाइन करती हैं? ये इंग्लैंड में ज्वाइन करती हैं ना। कब? 1888 में। उसके बाद विश्व धर्म सम्मेलन जो होता है उसमें भी भाग लेती हैं। वहाँ से और प्रेरित हो जाती हैं। ये भारतीय दर्शन के प्रति और लगाव इनका बढ़ जाता है। अब जब अब क्या होता है कि इसको अब मेन धारा पर नहीं, मतलब धरातल उतारना चाहती हैं इस दर्शन को, तो उन्होंने अब क्या होता है कि शिक्षा के लिए काम करना शुरू करती हैं। तो प्रभु नारायण सिंह होते हैं जो वाराणसी के काशी नरेश होते हैं, इनसे ज़मीन प्राप्त करती हैं और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। फिर मुलाकात 1916 में होता है किनसे? तो मदन मोहन मालवीय होता है और दोनों आदमी मिलकर वो BHU का स्थापना करते हैं। समझ गए BHU क्या है ना? चलिए, अब क्या होता है? कर्नल अपटाट मर जाते हैं आबू, तो इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कौन बनती है? 1907 में बेसेंट बन जाती हैं। नहीं, अब क्या होता है? होम रूल लीग की स्थापना करती हैं यहाँ। नहीं, और वो कहाँ? मद्रास में। कहाँ? 14 में। पता ना। अब उसके बाद क्या होता है कि 1917 में बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त करती हैं ठीक ना। उसके बाद क्या होता है? फिर 1924 के बेलगांव अधिवेशन में क्या होता है? वो ये संन्यास ले लेती हैं। बेलगांव अधिवेशन कौन थे बाबू? अध्यक्ष गांधी जी थे। और बाबू फिर अगर भारत से पूछेगा कि कौन भारतीय महिला थी तो नायडू थी, 25 में बनी थी। नहीं, कानपुर अधिवेशन में। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, केवल इतना आप ध्यान में रखे रहिए आप लोग ठीक ना। इनसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना बात। और बहुत ज़्यादा है भी नहीं है और याद करने में कोई वो क्लिष्ट भी नहीं है, आप लोग समझा दिया गया। समझे ना बात? चलिए।